जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग पॉलिटी आज देखते हैं। पॉलिटी में सारा अनुच्छेद आज हम लोग देखते हैं, पूरा A to Z 1 से लेके 395 तक देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम समाप्त है, ठीक है। चलिए भाग 1 देखते हैं। पहले भाग 1 में कहा गया है, देखिए भाग 1 स्टार्ट कहा गया है कि भाग 1 में कहा गया कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 कह रहा है, देखिए अनुच्छेद 1 कह रहा है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश अथवा स्थापना। तीसरा देखिए 2 का क जो है उसको निरस्त कर दिया गया है। तीसरा कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। चौथा देखिए कह रहा है, अनुच्छेद 4 कह रहा है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन, अनुपूरक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ, जो भी विधियाँ बनाई गई है अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन, वही अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची को संशोधन पूरक किया गया है। अब देखिए भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। किससे? नागरिकता से संबंधित। नागरिकता 5 से 11 है। देखिए 5वां अनुच्छेद में कहा गया कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो प्रारंभ में थी, मतलब संविधान लागू होने से पहले की बात कह रहा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 में है। 6 में कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत में को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार, मतलब कि बंटवारे के समय पाकिस्तान में अगर चल गए फिर भारत में हुआ गए तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 7 देखिए कह रहा है कि पाकिस्तान को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, ठीक है, पाकिस्तान को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 8 में कह रहा है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उपद्रव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार, ठीक है। 9वां देखिए अनुच्छेद 9 कह रहा है कि विदेशी राज्य की नागरिकता, मतलब विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिक न होना। अगर विदेशी भारतीय नागरिक जो स्वेच्छा से अगर विदेशी राज्य की नागरिकता अगर प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी स्वतः। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। 10 में कहा गया नागरिकता के अधिकारों का बना रहेगा, मतलब आप कहीं काम करिए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी नागरिकता बनी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक संविधान के उल्लंघन कुछ न करें तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 11 कह रहा है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना, मतलब कह रहा है कि संसद द्वारा जो भी आपकी नागरिकता अधिकार विधि द्वारा विनिमय किया जाता है, यानी कोई भी नागरिकता अधिनियम जो है कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। संसद का कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय बनाता है, ठीक है, गृह मंत्रालय बनाता है, ठीक है। अब देखिए मूल अधिकार में आते हैं। तो मूल अधिकार देखिए परिभाषा, मूल अधिकार का परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। 13 में कहा गया कि मूल अधिकारों के से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, अनुच्छेद 3 में। अब देखिए समता का अधिकार है। समता का अधिकार देखिए अनुच्छेद 14 में कहा है कि विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। 15 अनुच्छेद में कहा गया धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ठीक है, जन्म आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 में। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16। अब देखिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 17 देखिए अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत। 19 में देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। 19 में कह रहा है कि वाक विवाद, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण 19 में। अनुच्छेद 20 में कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 20 नंबर अनुच्छेद कह रहा है, अनुच्छेद 20 की अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 कह रहा है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22 में देखिए कह रहा है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 22 में।
अनुच्छेद 23 में देखिए कह रहा है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मनुष्यों के बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। 24 कह रहा है कि बालकों कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, बालकों आदि कारखानों में बालकों नियोजन पर प्रतिषेध अनुच्छेद 24, यानी कि बालकों को 18 साल से कम के कारखाने पर नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है, प्रतिषेध है। ठीक है, अगला देखिए स्वतंत्रता का अधिकार कह रहा है 25 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 देखिए कह रहा है कि अंतःकरण और धर्म की अवधि रूप से मानन आचरण प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 26 में कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों में आप कुछ भी स्वतंत्र हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 27 कह रहा है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए आप कुछ भी करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 28 नंबर कह रहा है कुल शिक्षा संस्थाओं और धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कोई भी आप शिक्षा संस्थान जैसे मदरसा है उसमें धार्मिक शिक्षा का भी उपासना और बारे में स्वतंत्रता है कि आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए कह रहे 29, अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 30 में कह रहा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है, 31 निरस्त कर दिया गया है। इसमें 31 संपत्ति का अधिकार था। 31 क में देखिए कह रहा है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। 31 का ख कह रहा है कि कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण कह रहा है। कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण है अनुच्छेद 31 के ख में। 31 के ग में कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्याप्ति। 31 का घ निरस्त कर दिया गया। अब देखिए 32 चल रहा है। 32 कह रहा है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने का अधिकार है, अनुच्छेद 32। ठीक है, अब देखिए आगे 32 ए निरस्त कर दिया गया। 33 देखिए 33 कह रहा है कि इस भाग द्वारा अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में उपरांत करने की संसद की शक्ति होगी। यानी 33 में कहा गया कि इस भाग में जो है अधिकारों के बलों आदि को लागू होने के उपरांत उपांतरकरण करने की संसद की शक्ति होगी, यानी संसद ही करेगी। 34 नंबर देखिए कह रहा है कि जब किसी क्षेत्र में सेना वृद्धि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निवर्धन करेगा, अनुच्छेद 34 में। 35 में देखिए क्या कहा गया है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान ऊपर है। प्रभावी करने का विधान 35 अनुच्छेद में है। इस भाग यानी 3 को। चौथा देखिए भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक 36 से 51 तक है। तो 36 में राज्य के नीति निर्देशक की परिभाषा दी गई है। 37 में कहा गया कि इस भाग में मतलब भाग 4 के अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। ठीक है, 38 नंबर देखिए अनुच्छेद कह रहा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा, अनुच्छेद 38। 39 में कह रहा है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व लागू की गई हैं। 39 के क में कहा गया कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 के क में। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कह रहा है कि कुछ दशाओं में शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। 42 में कहा गया है अनुच्छेद कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना, अनुच्छेद 42 में। 43 में कहा गया कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 43 में। 43 के क में कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 के क में। 44 में है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद बहुत अच्छा है, पूछा गया क्वेश्चन है कि 44 में पूछा गया है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है, तो 44 में। 45 में है, अनुच्छेद 45 में है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है अनुच्छेद 45। 46 देखिए क्या कह रहा है, 46 कह रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि जो है अनुच्छेद 46 में है। 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है अनुच्छेद 47। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन 48 में। 48 के क में है, देखिए 48 के क में बाद में जोड़ा गया कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 48 के क में। 49 में कि राष्ट्रीय महत्व स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कोई भी राष्ट्रीय स्मारक है उसका आपका संरक्षण है, दायित्व तो बनता है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में। 51 में कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 51 में। अब देखिए मूल कर्तव्य आ गए हम लोग भाग 4 का क। 51 के ए में मूल कर्तव्य दिया गया है, 51 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन दिया गया है, ठीक है। अब देखिए चलते हैं अनुच्छेद 52, चलते हैं भाग यानी 5। भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन किया गया है, भाग 5 संघ के। देखिए तो इसमें क्या कर रहा है कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद विवरण दिया गया है, ठीक है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 52 में। 53 में कहा है संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी राष्ट्रपति में निहित होगी, कब, 53 अनुच्छेद में। 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन किसमें है, 54 में। 55 में कहा गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन का 54 रीति कहेगा, निर्वाचन की रीति क्या होगी तो 55 में। और राष्ट्रपति की पदावधि मतलब क साल रहेगा पदावधि, तो 56 में वर्णन किया गया। 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति पत्र दे देते हैं तब पुनर्निर्वाचन होगा, उसके लिए कब है 57 में वर्णन किया गया अनुच्छेद 57 में। 58 में कहा गया कि राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएँ का योग्यता अर्हताएँ हैं उसके लिए बताया गया अनुच्छेद 58 में। 59 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्त का है उसके लिए वर्णन किया गया 59 में। अनुच्छेद 60 में कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है। 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में कहा गया है। 62 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रीति, रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। 63 में देखिए 63 में कहा गया कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे अनुच्छेद 63। 64 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होना। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, ऐसे से पूछता है तो उसमें क्या हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए अनुच्छेद 65 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति के दौरान या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना तथा या उनके कृत्यों का निर्वहन करना अनुच्छेद 64 में कहा गया, अनुच्छेद 65 में कहा गया है। 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में। 67 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का पदावधि क्या होगी, 67 में कहा गया है। 68 अनुच्छेद में कहा गया कि उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय आकस्मिक रीति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि, ठीक है। 59 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान, उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान का वर्णन 69 में। 70 में कहा गया कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के नीतियों का निर्वहन करना अनुच्छेद 70।
71 में कहा गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सशक्त विषयत किस अनुच्छेद में है? 71 में। 72 देखिए क्या कहा है, 72 कह रहा है अनुच्छेद 72 की क्षमता आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यह में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद किसमें? 72 में। 73 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मंत्रिपरिषद करेगा, तो 21 में। 73 में। 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 75 में। 76 में कहा गया है कि भारत का महान्यायवादी सरकारी कार्य का संचालन करेगा, तो अनुच्छेद 76। 77 में कहा गया कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77 में। 78 में है कि राष्ट्रपति के जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को कोई जानकारी कोई क्षेत्र में देना है तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए 78 हो गया। 79 देखिए, अनुच्छेद 79 संसद का गठन कहा गया है। संसद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 79 के अंतर्गत। 80 में राज्यसभा का संरचना, 81 में लोकसभा का संरचना, यानी ट्रिक है इसका सरल। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, मतलब संसद का गठन कहेगा तो 79 में, राज्यसभा का गठन संरचना कहेगा तो 80 में, लोकसभा का संरचना कहेगा तो 81 में। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहे कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, अनुच्छेद 82 में। 83 में कहा गया कि संसद के सदनों की अवधि क्या होगी? अनुच्छेद 83 में वर्णन किया गया है। 84 में कहा गया कि संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएँ क्या होगी? उसके लिए कहा गया कि अनुच्छेद 84। अनुच्छेद 85 में कहा गया कि संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 85 में। 86 में कहा गया कि सदनों के अभिभाषण का उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। कह रहे 86 में कि सदनों के अभिभाषण का उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है। अनुच्छेद 86 में। 87 देखिए, 87 कह रहा है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो 87 में। 88 में कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों का अधिकार है। कह रहा है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार है। अनुच्छेद 88 में। अगला देखिए, अगला 89 है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति होगा। अनुच्छेद 89 में। 90 में कहा गया कि उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। करा अनुच्छेद 90 कि उपसभापति का पद रिक्त होना यानी खाली होना या त्याग देना या पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 90 में। अगला देखिए, 91 कह रहा है कि सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। कह रहा है कि सभापति के पद पर, मान लीजिए सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने, चाहे सभापति के रूप में कार्य करने कि उपसभापति या कोई अन्य व्यक्ति की शक्ति जो दिया जाए वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 91 के अंतर्गत। 92 में है कि सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना किस अनुच्छेद में है? तब अनुच्छेद 92 में। 93 में कह रहा है कि लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन, लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वर्णन किस में है? 93 में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद से त्याग करना और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 94 में। 95 का कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 95 में। 96 में कह रहा है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना किस अनुच्छेद में है? 96 में।
अनुच्छेद 97 कह रहा है, देखिए अनुच्छेद 97 कह रहा है, क्या कह रहा है अनुच्छेद 97, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। कह रहा है 97 कि सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में है 97 में। 98 कह रहा है संसद का सचिवालय कार्य संचालन, संसद का सचिवालय कार्य संचालन करेगा अनुच्छेद 98। 99 में कह रहा है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 99 कह रहा है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में 99 में। 100 में है कि सदनों का मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति किस अनुच्छेद में है 100 में। आगे देखिए 101 में कह रहा है कि 101 में स्थानों का रिक्त होना, 101 में। 102 में सदस्यता के लिए निहर्ताएं अनुच्छेद 102 में। 103 में कहा गया कि सदस्यों के निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों का विनियम करना अनुच्छेद 103। 104 में कह रहा है कि 99 के अधिक शपथ लेने या प्रतित्याग करने से पहले निर्वहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति किस अनुच्छेद में है 104 में। 100 संसद और उनके सदस्यों की शक्तियों के विशेषाधिकार और उन्मूलनीय किस अनुच्छेद में 104 में। 105 में देखिए कह रहा है कि संसद के सदनों की, उनके सदस्यों और उनके समितियों की शक्ति और विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में 105 में। 106 देखिए संसद के सदस्यों के वेतन भत्ते विधायक प्रक्रिया अनुच्छेद 106 में। 107 में है कि विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध 107 में। 108 में है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी दोनों लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108। 109 में धन विधेयक का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया कहेगा तो 109। धन विधेयक की परिभाषा 110 में। 111 विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया किस अनुच्छेद में 111 में। 112 में देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 113 में कह रहा है कि संसद में प्रांकलनों के संबंध में प्रक्रिया 113 में। 114 में विनियोग विधेयक 114। 115 में है कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान किस अनुच्छेद में 115 में। 116 में लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान किस अनुच्छेद में 116 में। 117 देखिए वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 117 में। 118 में देखिए साधारणतः प्रक्रिया के नियम, साधारणतया प्रक्रिया के नियम 118 में। 119 में है कि संसद में वित्तीय कार्यों संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन किस अनुच्छेद में है 119 में। 120 में है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में जो भी प्रयोग की जाएगी भाषा किस अनुच्छेद में है 120 में। 121 में है कि संसद में चर्चा पर निवर्धन किस अनुच्छेद में 121 में। 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, 122 में है कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना किस अनुच्छेद में 122 में। 123 में है कि संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में 123 में, यानी राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करेगा 123 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए 124 न्यायालय संबंधित संघ देखिए अध्याय कौन सा हो गया, अध्याय चौथा हो गया, जिसके बारे में न्यायालय के बारे में कहा गया है, संघ की न्यायपालिका के बारे में। अब देखिए 124 में है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद में 124 में। न्यायाधीशों के वेतन आदि के संबंध में 125। 126 देखिए कार्यवाही और मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति 26 में। 127 में तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तदस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति 127 में। 128 में देखिए उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति किस अनुच्छेद में 128 में। 129 में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में 129 में।
30 में है, 130 में कि उच्चतम न्यायालय का स्थान दिया गया था 130 में। 131 देखिए, 131 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता, 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद में, 131 में। 131 को निरस्त कर दिया गया है। 132 कह रहा है कि कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता किस अनुच्छेद में, 132 में। 133 में देखिए कहा गया है कि उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालयों की अपीली अधिकारिता किस अनुच्छेद में, 133 में। 134 में है कि दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता 134 में। 134 का क है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए परिणाम पत्र किस अनुच्छेद में, 134 क में। 135 में विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयुक्त होना किस अनुच्छेद में, 135 में। 136 है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त 136 में। 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः विलोकन, 137 में निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः विलोकन 137 में। 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि किस अनुच्छेद में, 138 में। 139 में कुछ रीट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की प्रदान किया गया, मतलब रीट जो उच्चतम न्यायालय निकालेगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 139 के अंतर्गत। 139 के क दे रहा है कि कुछ मामलों का अंतःकरण, 139 के। 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ 140 में। 141 में है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबंधनकरण होना, 141 में। 142 है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तक और प्रकटीकरण आदि के भी बारे में आदेश, 142। 143 है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 143 में। सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उच्चतम न्यायालय, 144 में कह रहा है सिविल और न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा उच्चतम न्यायालय होगा 144 में। 144 को निरस्त कर दिया गया है। 145 है कि न्यायालयों के नियम आदि के बारे में वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में, 145 में। ठीक है। 146 में कहा गया कि उच्चतम न्यायालयों के अधिकारी और सेवकों तथा व्यय किया गया 146 में। 147 निर्वाचन है। ठीक है। 148 देखिए अब नियंत्रण महालेखा परीक्षण के बारे में वर्णन है। कह रहा है कि 148 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक होंगे 148 के अंतर्गत। 149 में कहा गया है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ किस अनुच्छेद में, 149 में। 150 में संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप किस अनुच्छेद में, 150 में। 151 में है कि संपरीक्षा प्रतिवेदन ऊपर, 151 में। चलिए दोस्तों अब होने वाला है 150 हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए राज्य के विषय में जानकारी भाग 6 है। राज्य के विषय में परिभाषा 152 अनुच्छेद में है। अगला देखिए 153 कार्यपालिका यानी राज्यपाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 153 राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154। राज्यपाल की नियुक्ति कितना, 155 में। राज्यपाल की पदावधि 156। ठीक है। 157 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 157। 158 में कि राज्यपाल के पद के लिए शर्तें 1 मिनट राज्यपाल के, हाँ देखिए 157 में हो गया। 158 में होगा राज्यपाल के लिए शर्त। 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या परित्याग 159 में। 160 में होगा कि आकस्मिक में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन 160 में अनुच्छेद में। 161 में क्षमादान हो गया। क्षमादान आदि दंडादेश या निम्बन परिवहन या लघुकरण राज्यपाल की शक्ति होगी 21 में अनुच्छेद में। 161 में राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। 162 में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार अनुच्छेद 162 में। अनुच्छेद 163 में कहा गया कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी अनुच्छेद 163 में। 164 में कहा गया कि मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध राज्यों का
होगा तो ये अनुच्छेद 164। अब देखिए महाधिवक्ता के बारे में आ गया, अनुच्छेद 165 राज्यों की महाधिवक्ता 165। अब देखिए सरकारी कार्यों का संचालन के विषय में आ गया, कह रहा है कि राज्य की सरकार के कार्यों का संचालन किस अनुच्छेद में है, 166 में। 167 में है कि राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य, कोई भी कार्य होगा राज्य से संबंधित राज्यपाल को जानकारी देना कर्तव्य बनता है, किनका, मुख्यमंत्री का। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 167 के अंतर्गत। राज्य का विधानमंडल देखते हैं हम लोग, चलिए 168 में राज्यों के विधान और मंडलों का गठन किया गया है, अनुच्छेद 168 में। 169 में कि राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन, 169 में। 170 में कि विधान सभाओं की संरचना, 170 में। 171 में कि विधान परिषदों का संरचना, 171 में। 172 में कि राज्यों के विधान मंडलों की अवधि, अनुच्छेद 172। 173 में कि राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए अर्हताएँ, 173 में। 174 में कि राज्य के विधानमंडल के सत्रवसान और विघटन, अनुच्छेद 174। 175 में कि सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार होगा, यानी सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार होगा, अनुच्छेद 175। 176 में कहा गया कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, 176 में, अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 177 में कहा गया कि सदनों के बारे में मंत्रियों महाधिवक्ता के अधिकार, कह रहा है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के बारे में अधिकार किस अनुच्छेद में, 177 में। राज्य के विधानमंडल के अधिकारी का वर्णन है किसमें, आगे देखते हैं। कह रहा है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा किस अनुच्छेद में, 178 में। 179 में कहा गया कि राज्य विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद रिक्त होना, पद से त्याग करना, पद से हटाना किस अनुच्छेद में, 179 में। 180 कह रहा है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने का या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति किस अनुच्छेद में, 180 में। 181 में कहा गया कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना किस अनुच्छेद में, 181 में। 182 देखिए, कह रहा है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, कह रहा है विधान परिषद का सभापति और उपसभापति होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 182 के अंतर्गत। देखिए 183 अनुच्छेद कह रहा है कि सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 183 के अंतर्गत। सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग करना और पद से हटाना किस अनुच्छेद, 183। 84 में कहा गया है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति 184 में दिया गया है अनुच्छेद। 185 में कहा गया है, 185 में कि राज्य विधानमंडल के सभापति या उस सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना किस अनुच्छेद में, 185 में। अब देखिए 186 में कह रहा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, विधानमंडल के सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में, 186 में। 187 में कहा गया है कि राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन अनुच्छेद कार्य का संचालन किस अनुच्छेद में, 187 में। कहा गया कि राज्य के विधानमंडल, जो भी राज्य के विधानमंडल का सचिवालय कार्य संचालन करेगा 187 अनुच्छेद के अंतर्गत। 188 में कहा गया कि सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, ठीक है, सदस्यों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान 188 में। कह रहा है कि विधानमंडल में सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य की शक्ति गणपूर्ति सदस्यों का निर्भरताएँ किस अनुच्छेद में, 189 में। 190 में कि विधानमंडल के स्थानों का रिक्त होना, 190। 191 के सदस्यों के लिए निहरताएँ किसमें, 191 में। 192 में है कि सदस्यों के निहरताएँ से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चित 192 में। 193 देखिए,
कह रहा है कि अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले अहिर्त न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ किस अनुच्छेद में 193 में है। अनुच्छेद 194 कह रहा है कि विधानमंडलों के सदस्यों की तथा सदस्यों और समितियों की शक्ति, विशेषाधिकार आदि किस अनुच्छेद में 194 में। 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते, 195 विधानमंडलों के सदस्यों के वेतन और भत्ते 195 में। आगे देखिए, कह रहा है कि 196 विधेयकों के पुनः स्थापन और प्रतिपादन के लिए विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में अनुच्छेद 196। आगे देखिए, अनुच्छेद 197 कह रहा है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयक के बारे में विधान परिषद की शक्तियों का निबंधन किस अनुच्छेद में है 197 में है। 98 में कहा गया कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 198 में, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया 198 में। कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में 199 में। 200 कह रहा है अनुच्छेद की विधेयकों की अनुमति अनुच्छेद 200। 201 में है कि विचार के लिए आरक्षित विधि 201 में, अनुच्छेद 201 में वित्तीय से संबंधित है, वित्तीय विषयों से संबंधित। कह रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में 202 में। 203 में कि विधानमंडल के प्रांगणों के संबंध में प्रक्रिया 203 में। विनियोग विधेयक 204 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई है, विनियोग विधेयक 204 में। 205 अनुच्छेद में कह रहा है कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान अनुच्छेद 205। 206 में कि लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवादानुदान अनुच्छेद 206 में। 207 में कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है 207 में। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 207 में। आगे देखिए, 208 में कह रहा है कि साधारण विधेयक के बारे में कि 208 जो प्रक्रिया के नियम है, प्रक्रिया के नियम 200 साधारण विधेयक, साधारण प्रक्रिया के विनियोग। 209 में कह रहा है कि राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम है, 209 में है। 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कह रहा है कि विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा किस अनुच्छेद में 210 में। और 211 में कह रहा है कि विधानमंडल में चर्चा पर निवर्धन 211 अनुच्छेद 211। 12 में कह रहा है कि न्यायालयों द्वारा विधान मंडल की कार्यवाहियों की जांच न करना, कह रहा है कि न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना किस अनुच्छेद में 212 में। अब देखिए, राज्यपाल के विधायी शक्ति का अनुच्छेद देखिए, कह रहा है कि 213 में जो है वर्णन कि विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रखाती करने की राज्यपाल की शक्ति है किस अनुच्छेद में 213 में। अगला देखिए, राज्यों के उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के बारे में वर्णन कहा गया है। देखिए, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा 214 और सर्वोच्च न्यायालय कितना बात था 124। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 124, लेकिन उच्च न्यायालयों के राज्यों के उच्च न्यायालय के लिए वर्णन किसमें है 214 में। अब देखिए, 215 कह रहा है कि उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में 215 में। उच्च न्यायालयों का गठन 216 में। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति उनके पद के शर्त 217 में। आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना अनुच्छेद 218। अनुच्छेद 219 कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है 219 में। आगे देखिए, 220 में कह रहा है कि अस्थायी न्यायाधीशों के रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निवर्धन, अस्थायी न्यायाधीशों को रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निवर्धन किस अनुच्छेद में 220 में। 21 में कह रहा है कि न्यायाधीशों के वेतन आदि के बारे में 221। 222 कह रहा है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतःकरण किस अनुच्छेद में 222 में। 223 देखिए अनुच्छेद, कार्यकारी
223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? 223 में। अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? 224 में। 24 में और कह रहा है 224 में कि न्यायालयों की बैठक सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति किस में? 224 में है। अगला देखिए क्वेश्चन, 224 में ही है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी है। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति 224, अन्य न्यायाधीशों करेगा तो 224 में है। अब देखिए सॉरी 223, हाँ, अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति, अब बैठक और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 224। 25 में कह रहा है कि विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता किस अनुच्छेद में? 225 में। 226 में कह रहा है कि कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालयों की शक्ति किस अनुच्छेद में? 226 में। ठीक है, अब देखिए 227 कह रहा है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालयों की शक्ति किस अनुच्छेद में? 227 में। 227 में है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण के उच्च न्यायालयों की शक्ति 227 में। आगे देखिए कह रहा है कि कुछ मामलों को उच्च न्यायालय के अंतकरण 228 में। 229 में कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय किस अनुच्छेद में? 229 में। 230 में है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार किस अनुच्छेद में? 230 में। आगे देखिए कह रहा है कि 231 कह रहा है अनुच्छेद की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का स्थापना होगा। ठीक है, कह रहा है कि 231 की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 231 के अंतर्गत। अब देखिए अधीनस्थ न्यायालय के बारे में वर्णन देखिए। अब देखिए कह रहा है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति 233। ठीक है, 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण 233 में है। 234 में है कि न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती किस अनुच्छेद में? 234 में। अधीनस्थ न्यायालयों पर निबंधन किस अनुच्छेद में? 235 में। 236 में निर्वाचन 236 में निर्वाचन किस है? 237 में कह रहा है कि कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के बारे में वर्णन है जो 237 अनुच्छेद में है। ठीक है, उपबंधों लागू करना। ठीक है, भाग 7 देखते हैं हम लोग। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य के देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र देखते हैं। 239 कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद में? 239 में। और 239 में कहा गया है कि कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषदों या दोनों में सृजन होना 239 से है। देखिए 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध 239 दिल्ली के विषय में विशेष उपबंध 239 से संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाने की दशा में उपबंध 239 विधानमंडलों के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासित की शक्ति 239 से है। कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 240 में। 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्चतम न्यायालय 241। अब देखिए पंचायत के बारे में कहा गया है भाग 9 में। देखिए 243 है कि परिभाषाएं 243 ग्राम सभा है। 243 से पंचायतों का गठन, 243 में ही पंचायतों का संरचना है, यानी पंचायत से संबंधित जो भी है 243 में पंचायत की अवधि, सदस्यता के लिए नियमावली, पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकरण, उच्च दायित्व, पंचायतों द्वारा अधोरोपित करने की शक्ति और उनके विधियाँ सब 243 है। वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा, पंचायतों के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्र को लागू करना, पंचायत संघ राज्य क्षेत्र के 243 है। इस भाग का कभी क्षेत्र लागू न होना 243, विद्यमान विधियों पंचायतों का बना रहना 243, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन 243 से है। अब देखिए नगर पालिकाएँ का वर्णन हो गया 243 में। ठीक है, नगर पालिकाओं भी 243 है। क्या कह रहा है कि परिभाषाएं नगर पालिकाओं के गठन,
नगर पंचायत और नगर पालिका। देखिए पंचायत नगर पालिकाओं का अवधि, सदस्यता के लिए हर्ताएँ, नगर पालिकाओं के शक्ति आदि जितना भी नगर पालिका संबंधित है, जो भी है, महानगर, नगर, जिला योजना समिति के 243 से है। निर्वाचन संबंधित मामला, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन 244 में क में कहा गया है, भाग 10 चल रहा है हम लोग। असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट असम के कुछ समाविष्ट राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडलों, कह रहा है कि असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासित राज्य बनाना और उसके लिए एक स्थानीय विधानमंडल, मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन करना। किस अनुच्छेद में? 244 का क में। अब देखिए 245 देखिए, संसद द्वारा, कह रहा है कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार करना 245 में। 246 में कहा गया कि संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु 246 में। 47 में कहा गया है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना उपबंध करने की संसद की शक्ति होगी। किस अनुच्छेद के? 247 के अंतर्गत। अब देखिए 248, अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ जो है 248। 249 में कह रहा है कि राज्य सूची में के विषय में संबंध राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति 249। 50 में कहा गया है कि यदि आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय में संबंध में विधि 250, अनुच्छेद 250। 251 में है कि संसद द्वारा अनुच्छेद 249, 250 के अधीन बनाई गई विधियों, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति 251। 252 अनुच्छेद में कहा गया है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति ऐसी विधियों का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकृत किया जाता है कि अनुच्छेद 252। 253 है कि अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधानमंडल होगा 253। 254 देखिए क्या कह रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति 254 में। 255 में कहा गया है कि 255 में सिफारिशों और पूर्ण मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रियाओं के विषय में मानना 255 अनुच्छेद में कहा गया है। आगे देखिए 256 कह रहा है, प्रशासनिक से संबंधित है, प्रशासन की व्यवस्था से, कि राज्यों के लिए संघ की बाध्यता किस अनुच्छेद में? 256 में। 257 में है कि कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण 257 में है। 258 अनुच्छेद में है कि कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने का 258। आगे देखिए 258 का कह रहा है कि संघ को कृत सौंपने की राज्य की शक्ति किस अनुच्छेद में? 258 के कम में। 259 निरस्त हो गया है। 260 कह रहा है कि भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता होगी, अनुच्छेद 260 में। 61 में कहा गया है कि सार्वजनिक कार्य अभिलेख न्यायिक कार्यवाही, अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य अभिलेख न्यायालय कार्यवाही जो है अनुच्छेद 261 में। 262 में देखिए कह रहा है कि अंतर्राज्यीय नदी दोनों जल संबंधित विवादों का न्यायीकरण किस अनुच्छेद में? 262 में। राज्यों के भी समन्वय कह रहा है कि 263 में जो है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। देखिए वित्त संपत्ति संविदाएं वाद किस अनुच्छेद में? 12 में है, भाग 12 में है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 264 कह रहा है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना 264। 265 में कह रहा है कि विधि के प्राधिकार के बिना करों को अधिरोपण न किया जाना, अनुच्छेद 265। 266 में है कि भारत और राज्यों के संचित निधियां लोकलेख प्रक्रिया, अनुच्छेद 266। कह रहा है संचित निधि किस में? सीधा सुनिए,
संचित निधि का वर्णन किसमें? 266 में। आकस्मिक निधि का वर्णन 267 में। संचित निधि के द्वारा ही वेतन मिलता है। ठीक है। संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का विवरण अनुच्छेद 267। 268 में देखिए कह रहा है कहाँ कि संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोग किए जाने वाले वह शुल्क जो है 268 में। 269 में संघ द्वारा उद्गृहित संग्रहित किंतु राज्यों का सौंपे जाने वाले कर जो है अनुच्छेद 269। 270 कह रहा है कि उद्गृहित कर उनका संघ राज्यों के बीच वितरण 270 अनुच्छेद 270। 271 कह रहा है कि कुछ शुल्कों करों का संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार किसना अनुच्छेद 271 में। 272 निरस्त कर 273 कह रहा है कि जूट उत्पादनों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान 273 का अनुच्छेद कह रहा है 273 की जूट पर और जूट उत्पादनों का निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान 273। देखिए 274 कह रहा है कि ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा की जाती है किस पर? 274 अनुच्छेद में। 275 कह रहा है कि कुछ राज्यों को संघ अनुदान मतलब संघ का अनुदान कुछ राज्यों को मिलना चाहिए किस अनुच्छेद? 275 के अनुच्छेद के अंतर्गत। अब देखिए 276 कह रहा है कि वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर जो है 276 में। 277 व्यावृत्ति 277 अनुच्छेद के अंतर्गत है व्यावृत्ति। 78 निरस्त कर दिया। 79 कह रहा है कि शुद्ध आगम आदि की गणना किस अनुच्छेद में? 279 में। 280 है वित्त आयोग 280 वित्त आयोग VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है। वित्त आयोग की सिफारिश 281 ये भी VVI है। अब देखिए 282 कह रहा है कि संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय अनुच्छेद 242 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय जो अनुच्छेद 282। 283 कह रहा है संचित निधियों, आकस्मिक निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि किस अनुच्छेद में? 283 में। 284 कह रहा है कि लोक सेवकों, न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा किस अनुच्छेद में? 284 में। 285 कहा है कि संघ और संपत्ति की को राज्य के कराधान की छूट किस अनुच्छेद में? 285 में। 286 देखिए कह रहा है कि माल के क्रय विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निवर्धन किस अनुच्छेद में? 286 में। 287 कहा है कि विद्युत पर करों से छूट किस अनुच्छेद में? 287 में। जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट, जल और विद्युत के क्षेत्र में राज्यों द्वारा कुछ टैक्स में छूट दिया जाएगा तो किस अनुच्छेद के अंदर? 288 के अंदर। 289 कह रहा है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधान से छूट किस अनुच्छेद? 289 में। 290 में कह रहा है कि कुल व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन किस अनुच्छेद में? 290 में। 290 के क में कह रहा है कि कुछ देवस्वय निधियों की वार्षिक संदाय किस अनुच्छेद में? 290 में। 292 में कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा उधार लेना किस अनुच्छेद में? 292 में कह रहा है भारत सरकार अगर राज्य सरकार उधार लेता है तो किस अनुच्छेद के अंदर? 292 में। राज्यों द्वारा उधार लेना 293 में। अब देखिए संपत्ति तो देखिए 295 नंबर अनुच्छेद देखिए कह रहा है कि अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकारी कह रहा है कि 295 अनुच्छेद कह रहा है कि अन्य दशाओं में संपत्ति और अधिकारों, दायित्व और बंधकारों का उत्तराधिकार होना। 296 देखिए कह रहा है कि आगामी 296 कह रहा है कि राजगामी या व्यक्तिगत स्वाभिविहीन होने से पूर्वभूत संपत्ति जो है वो 296 के अंतर्गत आएगा। 297 देखिए कह रहा है कि राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, महाद्वीपीय मनतंत्र भूमि स्थित मूल्यवान चीज़ों और अनर्थ आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना
अनुच्छेद 297 में कह रहा है कि व्यापार करने आदि की शक्ति, किस अनुच्छेद में 298 में व्यापार करने आदि की शक्ति 298, 299 में संविधाएँ, 299 में संविधाएँ, 300 अनुच्छेद में वाक और कार्यवाहियाँ, 300 के क में देखिए, 300 के क में है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वर्चित न किया जाना। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार, ठीक है। आगे देखिए भाग नंबर 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का उद्देश्य देखिए। अनुच्छेद 301 में कह रहा है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। किस अनुच्छेद में? 301 में, मतलब आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं। 302 में है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन, अनुच्छेद 302। अनुच्छेद 303 देखिए, कह रहा है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निवर्धन, संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निवर्धन, कितना अनुच्छेद में? 303 में। 304 में कह रहा है कि राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य समागम पर निवर्धन, 304। 305 अनुच्छेद कह रहा है कि विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध, राज्य के एकाधिकार का उपबंध, किस अनुच्छेद में? 305 में। 306 निरस्त कर दिया गया। 307 देखिए, 307 कह रहा है कि अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति, मतलब अनुच्छेद 301 और 301 से 304 के बीच में जो कार्य है उसका प्राधिकार की नियुक्ति किया जाएगा। तो किस अनुच्छेद के अंदर? 307 के अंतर्गत। देखिए 14 नंबर भाग देखिए, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। अब देखिए संघ और राज्य के क्षेत्र, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो 308 में। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? तो 308 में। कह रहा है कि 309 कह रहा है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, कह रहा है अनुच्छेद 309 कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, किस अनुच्छेद में? 309 में। अगला देखिए 310 कह रहा है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, 310। 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों की पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना, किस अनुच्छेद में? 311 में। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। 312 के क में है कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें परिगृहित करने की संसद की शक्ति होगी। कह रहा है 312 के क में कुछ सेवाओं के अधिकारों को सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें परिभाषित करने की संसद की शक्ति होगी। 313 में संक्रमणकालीन उपबंध, 313 में, अनुच्छेद 313 में। 314 निरस्त कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग का विवरण देखिए, अब 315 से स्टार्ट होता है। 315 में कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 315 में कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। 316 में कि सदस्यों की नियुक्ति, कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि किस अनुच्छेद में? 316 में। 317 में कि लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना, किस अनुच्छेद में? 317 में। कह रहा है कि लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाना और निलंबित करना, किस अनुच्छेद में? 317 में। 318 में कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारी विद्य की सेवा की शर्तें के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 318 में। 319 देखिए, कह रहा है कि आयोग, मतलब संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, मतलब ऐसे सदस्य न रहे जो पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है सदस्यों द्वारा, तो 319। अब देखिए 320 अनुच्छेद, 320 कह रहा है कि लोक सेवा आयोगों के कृत्य 320 अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के कृत्य हैं जो 320। 321 में कि लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति, अनुच्छेद 321। 322 में लोक सेवा आयोगों का व्यय, 322 में लोक सेवा आयोगों का व्यय 322 में। 323 में कि लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन, लोक सेवा आयोगों का प्रतिवेदन 323 में। अगला देखिए
भाग नंबर 14 का क है। 323 के क में प्रशासनिक अधिकरण है। 323 में प्रशासनिक अधिकरण। 323 के ख में है कि अन्य विषयों के लिए अधिकरण, अन्य विषयों के लिए अधिकरण है। ठीक है। भाग 15 अब देखते हैं, निर्वाचन संबंधित है। देखिए तो 324 में निर्वाचन है। निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशक, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होगा। यानी जो भी अधिनियम अधीक्षण बनेगा, नियंत्रण होगा, ये निर्वाचन आयोग के में निहित होगा। तो ये अनुच्छेद 324 के अंदर। 325 में है कि धर्म, मूल व जाति, लिंग आधार पर किसी व्यक्ति को निर्वाचन नामावली सम्मिलित किए जाने वाले अपात्र न होना, उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। किस अनुच्छेद में? 325 में। 326 में कहा कि लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। कह रहा है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 326 के अंतर्गत। अगला देखिए कह रहा है 327 अनुच्छेद कह रहा है कि विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की शक्ति संसद के पास होगी। तो किस अनुच्छेद में? 327 में। 328 आर्टिकल कह रहा है कि किसी राज्य की विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति होगी। किस अनुच्छेद में? 328 में। कह रहा है किसी राज्य की विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति होगी। तो 328 में। 329 कह रहा है कि निर्वाचन संबंधी मामले में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। 329 का निरस्त कर दिया गया है। 330 देखिए कह रहा है कि लोकसभा में SC ST मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण। किसमें? अनुच्छेद 330 में। 331 में है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधि, जो कि अब समाप्त हो गया है, आंग्ल भारतीय समुदाय को नहीं लिया जा रहा है। 332 में कह रहा है कि राज्यों की विधानसभाओं में SC ST के लिए स्थानों का आरक्षण। यानी लोकसभा में SC ST के लिए, जनजातियों के लिए आरक्षण कहाँ है? 330 में। 332 में किसके लिए हो गया? विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण। 333 में कह रहा है कि राज्यों के विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व अब हटा दिया गया है। 334 में देखिए स्थानों के आरक्षण विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात न होना। कह रहा है कि स्थानों का आरक्षण जो है विशेष प्रतिनिधित्व का 60 वर्ष के पश्चात नहीं होना। 334 में। अब देखिए 335 कह रहा है सेवाओं और पदों, अनुच्छेद 335 कह रहा है सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावे। किस अनुच्छेद में है? 335 में। 336 में कह रहा है कि कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध किया गया है। किस अनुच्छेद में? 336 में। आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। 337 देखिए कह रहा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। 337 में। 338 में कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में? तो 338 में। 338 से कम है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का 338 के कम में भी है, 338 में भी है। 339 में है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण होगा। यानी 339 में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण होगा। किस अनुच्छेद में? 339 में। 340 में है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति होगी। 340 में। 341 में अनुसूचित जातियों का वर्णन है। 341 में। 342 में अनुसूचित जनजातियों के ऊपर अनुसूचित जनजातियों का वर्णन है। 342। अब 343 चलते हैं। 343 यानी राजभाषा आ गया। राजभाषा जो भाग कम है 17 में। कितना? 17 में। अब देखिए 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा का वर्णन किसमें है? 343 में। 344 में कि राजभाषा के संबंध में आयोग बनेगी, संसद की समिति बनेगी। 344 में। 345 में देखिए राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं किसमें? 345 में। 346 अनुच्छेद में कहा गया है कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच
पत्राती की राजभाषा होगी। तो ठीक है, तो किस अनुच्छेद में? 346 में। 347 में कहा गया कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य के संघ के बीच पत्राती की राजभाषा होगी। 347। 348 देखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय संबंधित है। तो 348 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली राजभाषा। 348 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? 249 में। 250 में है कि व्यर्थता के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की। 350 में व्यर्थता के निवारण के लिए अभ्यावेदन का प्रयोग की। 350 में है। और 350 में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है 350 में, और 350 के क में है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 350 के क में। 350 के ख में है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। किस अनुच्छेद में? 350 क में। 351 में कि हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देने का अधिकार है। 351 के अंतर्गत। अब देखिए भाग चलते हैं 18, जिसमें आपात का उपबंध किया गया है। आपात 352 में कहा गया कि आपात की उद्घोषणा है। आपात की उद्घोषणा 352 में। 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव जो देखने को मिलेगा 353 में। 354 में कह रहा है कि जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के विवरण संबंधी उपबंध को लागू करना। किस अनुच्छेद में? 354 में। 355 में क्या है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है। कह रहा है बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति हो गई तो राज्य का सुरक्षा करने का कर्तव्य किसका बनता है? संघ का। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 355 के अंतर्गत। 356 कह रहा है कि राज्यों संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। राज्यों संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। किस अनुच्छेद में? 356 में। 357 में है कि अनुच्छेद 356 की अधीन की गई घोषणा। 356 में क्या घोषणा किया गया था कि संवैधानिक तंत्र अगर विफल के दशा में हो जाएगा तो वही कह रहा है कि 356 के अधीन की गई अधिघोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, इस शक्तियों का प्रयोग करेगा। 357 में। 58 देखिए, 358 कह रहा है कि आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन, मतलब अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाएगा। कब? 358 अनुच्छेद में आपात के दौरान होगा। 359 कह रहा है कि आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन, मतलब भाग 3 मौलिक अधिकार का बात कहा गया है भाग 3 में, तो वही कह रहा है कि 359 अनुच्छेद जो है आपात के दौरान का होगा? निलंबन हो जाएगा। 360 में है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। वित्तीय आपात के बारे में उपबंध 360 में। अब देखिए भाग 19 प्रकीर्ण है जो अनुच्छेद 361 में कहा गया कि राष्ट्रपति राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण देना किस अनुच्छेद में है? 361 में। 361 की कम है कि संसद और राज्यों के विधानमंडल की कार्यवाहियों की प्रकाशन का संरक्षण अनुच्छेद 361 के कम है। 361 के ख में कह रहा है कि लाभप्रद राजनीतिक पदों की नियुक्ति के लिए निहर्ताएँ, कह रहा है कि लाभ पद पे हो राजनीतिक पद की नियुक्तियों के लिए निहर्ताएँ जो है 361 के ख में है। 362 को निरस्त कर दिया गया है। 363 देखिए कह रहा है कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। किस अनुच्छेद में? 363 में। 363 के क में कह रहा है कि देशी राज्यों के शासनों को दी गई मान्यता की समाप्ति। 363 में कि देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति किस अनुच्छेद में? 363 के क में। 364 में कि महापतनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध 364 में। 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उसको प्रभावी करने में असफलताओं का प्रभाव। किस अनुच्छेद में? 365 में। 366 देखिए कह रहा है कि परिभाषाएं, किसका परिभाषाएं है भाई?
परिभाषाएं हैं, प्रकीर्णन का परिभाषा है 368 में, 366 में और 367 में निर्वाचन है, 367 में निर्वचन है। भाग 20 देखिए संविधान संशोधन कहा गया है भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 1 ही है 368। संविधान संशोधन संसद के पास शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया बनाई गई है। संविधान संशोधन करने की शक्ति किसको दिया गया है? संसद को। अनुच्छेद 21 देखिए अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान देखना है। 369 देखिए अनुच्छेद 369 कह रहा है कि राज्य सूची के कुछ विषयों में के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। ठीक है, कह रहे कि राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। तो 370 में जम्मू कश्मीर राज्य संबंधित अस्थायी उपबंध 370 को हटा दिया गया है, वह ये खत्म हो गया। 371 में कि महाराष्ट्र गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध 371 कह रहा है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में? 371 में। अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, विशेष उपबंध राज्यों को दिया गया है कौन कौन। 371 क में नागालैंड राज्य को विशेष उपबंध दिया गया है, ख में असम को, ग में मणिपुर को, घ में आंध्र प्रदेश को, अ में कहेगा तो आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी को, केंद्रीय यूनिवर्सिटी को दिया गया है। 371 के च में सिक्किम को दिया गया है। 371 के छ में मिजोरम को दिया गया है। 371 के ज में अरुणाचल प्रदेश को विशेष उपबंध दिया गया है। 371 के झ में गोवा राज्य को विशेष उपबंध दिया गया है। आगे देखिए 372 अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 372 कह रहा है कि विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन रहना किस अनुच्छेद में? 372 में। 372 क में कहा गया है कि विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी किस अनुच्छेद में? 372 क में। 373 में कि निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी किस अनुच्छेद में? 373 में। 374 में कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या स्वपरिगणित हित मजिस्ट्री के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध 374 में। 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकरणों और अधिकारियों की किट करते रहना किस अनुच्छेद में? 375 में। 376 में देखिए करें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में उपबंध, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में? 376 में। 377 कह रहा है कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण के बारे में उपबंध 377 में। 378 कह रहा है कि लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध, लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में है? 378 में। 378 कह है कि आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध, आंध्र प्रदेश का जो विधानसभा है उसकी अवधि के बारे में विशेष उपबंध किया गया 378 के क में। अब देखिए 379 से 391 तक हम निरस्त हो गया है। 379 से लेकर 391 तक अनुच्छेद निरस्त कर दिया गया। 392 में चलते हैं। 392 कह रहा है कि कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति होगी, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति होगी किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 392। भाग नंबर 22 चलते हैं जो कि भाग लास्ट है। ठीक है, इसमें कहा गया कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ और निरस्त नाम किया जाएगा, भाग 22 में है। तो अब देखते हैं भाग 22 का अनुच्छेद देखते हैं। 393 में कहा गया है कि संक्षिप्त नाम का वर्णन है। अब संक्षिप्त नाम जिसे डॉक्टर है तो डा लगाता है, उसी तरह कह रहा है प्रोफेसर तो प्रो लगाता है, वही कह रहा है कि संक्षिप्त नाम का जिक्र जो है 393 अनुच्छेद के अंतर्गत रख सकते हैं। 395 में प्रारंभ नाम और 394 जो है प्रारंभ नाम और 394 का क कहेगा तो हिंदी भाषा की प्राधिकृत पाठ के बारे में वर्णन है। ठीक है, और 395 को निरस्त कर दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, समाप्त हुआ पूरा आर्टिकल।